नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आयुषी मेहर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाबा केदार के दर पर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह धाम दर्शन कर की पूजा अर्चना, तो रुद्रप्रयाग में अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदर्शनी का किया अवलोकन। हरिद्वार के 2 बसपा विधायकों का आरोप, कहा त्रिस्तरीय चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष ने बांटे सगे संबंधियों को टिकट, विधायकों से नहीं ली गई कोई राय। मसूरी के सर जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में हेली सेवा का विरोध, कांग्रेस ने लिखित तहरीर देकर की हेली सेवा को बंद करने की मांग, धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। देहरादून में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रायपुर और ऋषिकेश थाना क्षेत्र में बड़ी मात्रा में चरस और गांजा बरामद, दोनों क्षेत्रों से कुल 4 आरोपी गिरफ्तार। टनकपुर खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, हादसे में कार सवार 3 युवक घायल, 2 को हायर सेंटर किया रेफर। तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं खबरों पर विस्तार से। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा केदार के दर्शन कर पूजा अर्चना की और उसके बाद राज्यपाल रुद्रप्रयाग पहुंचे। यहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासीय परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें 8 परियोजनाएं उधम सिंह नगर की हैं और 1 परियोजना नैनीताल के रामनगर की है। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने धामी का स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय और राज्य के कई मंत्री उपस्थित रहे। धामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2024 में सपना संजोया है, वह सपना उनका बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगा। इसी के साथ ही उधम सिंह नगर और नैनीताल में 7,000 से अधिक मकानों का लक्ष्य रखा है और वह अपने आप में एक मिसाल है। गरीब तबके के लोग जिनके सर के नीचे छत नहीं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें लगभग 500 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में जहां जहां सड़कों की बदहाल हालत है, उसका सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। सौभाग्य है आज ऐसे पावन दिवस पर मुझे अपनी अजय भट्ट जी को और मर्जा सिंह सभी लोगों को ये पुण्य कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है, जैसा बताया कि सितंबर 2024 तक ये सभी योजनाएं अपने तय समय पर पूरी होंगी और सभी जिनको भी माननीय प्रधानमंत्री जी की इस योजना का लाभ मिला है, उन सभी लाभार्थियों को उनके सपनों का घर मिलेगा, उनके सपनों का आशियाना मिलेगा। आज केवल इन परियोजनाओं की नींव नहीं रखी जाती। हरिद्वार में त्रिस्तरीय चुनाव के हुए राजनीतिक दलों में घमासान मच गया। सभी जीतने वाले प्रत्याशी अपनी मान मर्यादा को ताक पर रखकर पद पाने की होड़ में भाजपा में शामिल होने लगे। तो वहीं पिछले कई सालों से कांग्रेस के सिंबल पर जीतने वाले भगवानपुर विधानसभा की कांग्रेस की विधायक ममता राकेश के पुत्र अभिषेक राकेश और उनकी पुत्री आयुषी राकेश ने भी भाजपा का दामन थाम लिया, जिससे भगवानपुर विधानसभा के लोगों में तो अचरज का माहौल है। साथ ही बहुत से राजनीतिक दलों के नेता भी बहुत चक्के नजर आ रहे हैं। तो वहीं ममता राकेश का कहना है कि उनके बेटे भले ही भाजपा में चले गए हों, लेकिन वह कांग्रेस पार्टी में रहेंगी और किसी दूसरी पार्टी में जाने का उनका कोई विचार नहीं है। तो वहीं ममता राकेश के पुत्र अभिषेक राकेश का कहना है कि भाजपा की नीति और कुरीतियों से वे काफी प्रभावित हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी बदलने का फैसला लिया है। युवा तबका जो भी है सबको भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए और आगे भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर अपने
बात रखकर देश को पार्टी को मजबूत करने का काम। अभी कोई बात नहीं है, सिर्फ हम पार्टी में आए हैं, पार्टी की सेवा करेंगे, निस्वार्थ मन से सेवा करेंगे और जिस भी कार्य को पार्टी देगी उस कार्य को पूर्ण करने का काम प्रयास करेंगे। उन लोगों को खुद पता लग जाएगा, स्वतः ही पता लग जाएगा कि ऐसे कोई मन में वो नहीं है। अगर हमने पार्टी ज्वाइन की है तो पार्टी की सेवा करेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे और पार्टी के साथ मिलकर काम करने का काम करेंगे। पार्टी जो काम देगी उस काम को आगे लेकर चलने का काम करेंगे। नाराजगी किसी से नहीं है, सर्व समाज अभी भी साथ है। ये अभिषेक और आयुषी का अपना फैसला है, हमने भी उन्हें स्वतंत्र छोड़ा है। उनका जो फैसला होगा वो सहर्ष अपने फैसले पर काम करें। जिस विचारधारा से भी जुड़े हैं, ईमानदारी से और मेहनत से उस पार्टी के लिए काम करें, उनके लिए प्रयास करके ईमानदारी से उनके लिए काम करके पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करें। आपका क्या रहेगा, क्योंकि लोग बहुत सारी चलते हैं मार्केट में चल रहे कि आपके बच्चे चले गए, परिवार एक है तो आप भी जा सकते हैं। तो देखिए, परिवार तो एक ही रहता है, तमाम तरह के वहाँ बहुत से राजनीतिज्ञ हैं, नेता, वरिष्ठ नेतागण हैं जो अलग अलग विचारधारा से संबंधित रहते हैं। हम भी बच्चों का अपना फैसला है, वो अपने फैसले के साथ यहाँ रहें, खुश रहें। मैं कांग्रेस की थी, कांग्रेस की हूँ, कांग्रेस की रहूंगी। खबर बंगलुरु से है, जहां विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने नगर पालिका परिषद का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने निर्माण कार्य संबंधित फाइलें देखने के लिए मांगी। जहां फाइल नहीं मिलने से विधायक भड़क गए, तो वहीं विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर नगर पालिका परिषद का भ्रष्टाचार उजागर किया जाएगा। फाइलों के संबंध में तो मैं कहना चाहूँगा, फाइलों के लिए बाकायदा नगर पालिका का ऑफिस है और इसके लिए पूरा स्टाफ है। ईओ साहब की जिम्मेदारी है। फाइलें अगर नहीं मिल रही हैं तो ये ईओ साहब बताएं कि फ़ाइलें कहाँ गई हैं। हमारे आवास पे, हमारे घर पे कोई फाइलें नहीं हैं। जो भी फाइलें हैं वो सारी ऑफिस के अंदर हैं। और एलिगेशन के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी हमने काम कराए हैं नगर पालिका ने, वो पूरी पारदर्शिता के साथ कराए हैं। ठीक है, उसका सैंपल है। हमारी जितनी भी सड़कें बनी हैं सब देख सकते हैं कि किस तरह पारदर्शिता के साथ और मानकों के अनुरूप जो है वो सड़कें बनाई गई हैं। देखिए, मैं पूरी नगर पालिका का हर विभाग के जो है निरीक्षण करने आया हूँ। जितने भी इसमें विभाग हैं, जितनी भी फाइलें हैं, उन सबका निरीक्षण करना है। ये जो है यहाँ मैं देख रहा हूँ, जो साहब से मेरी बात हो रही है, जय साहब की वगैरह तो मैं यहाँ की, लेकिन एक बात महसूस कर रहा हूँ कि जो भी फाइल मांग रहा हूँ वो यहाँ है ही नहीं। वो फाइल ये बताने भी असमर्थ हैं, ये साहब भी असमर्थ बताने में असमर्थ हैं, आपकी जय साहब भी ये बात बताने में असमर्थ है कि ये फाइलें हैं ही नहीं। तो मैं पूछना चाह रहा था कि ये फाइलें हैं कहाँ। बसपा के विधायकों ने त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर बसपा के ही प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि त्रिस्तरीय चुनाव के दौरान प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी ने अपनी मनमानी करते हुए अपने सगे संबंधियों को टिकट वितरित किए हैं, जिसके बाद बसपा प्रत्याशियों की हार हुई। तो वहीं कुछ बसपा के कैंडिडेट जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो गए। यही वजह रही कि हरिद्वार में बसपा की साख में भारी कटौती हुई। तो वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उन्होंने चुनाव में टिकट वितरण के दौरान दोनों ही विधायकों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया। अगर प्रदेश अध्यक्ष में हिम्मत है, अगर उसमें क्वालिटी है, तो वो जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी लड़ाए। हम भी काम करेंगे, वो भी काम करे, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, और हर ब्लॉक पर प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का लड़ाने का काम करें, तब हम उसका प्रदेश अध्यक्ष मान लेंगे। अगर वो घर में बढ़ता है डर कर, वो विधायकी में जिला पंचायत अध्यक्ष में प्रत्याशी नहीं लड़ाता, वो ब्लॉक में प्रमुखी में प्रत्याशी नहीं लड़ाता। सहमत हूँ, जो इनके साथ हुआ है वही मेरे साथ हुआ है। संगठन में हम दोनों विधायकों को घर बिठाया गया है, जानबूझकर बिठाया गया है। जो लोग टिकट बांटने के हकदार थे उन लोगों ने टिकट तो बांट दिए, फिर उन्होंने कोई सूद ली जाकर कैंडिडेटों की कि भाई कैंडिडेटों को जिताने का काम कौन करेगा। अल्मोड़ा में रामलीला मंचन का इतिहास काफी पुराना है। इसी को लेकर विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक शहर है और पिछली रावत सरकार ने लोक परंपरा को संरक्षित करने का प्रयास किया और कांग्रेस सरकार में प्रदेश रामलीला को आर्थिक स्थिति से उभरने के लिए सहायता दी गई। लेकिन वर्तमान भाजपा की सरकार को इन रामलीलाओं को आर्थिक सहयोग करना चाहिए ताकि ये परंपरा जीवंत रह सके।
अल्मोड़े का चाहे सांस्कृतिक गतिविधियों में हो, चाहे जो हमारे धार्मिक क्रियाकलाप है उसमें हो, उसके साथ साथ जो हमारी यहाँ की रामला हैं ये ऐतिहासिक रामला हैं और अल्मोड़े की वर्षों की रामला यहाँ पर आयोजित होती हैं। तो इसमें हमारे जो कलाकार हैं उनके सराहनीय यहाँ पर अभिनय रहता है और निश्चित रूप से इससे जहाँ हमारी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलता है, वहीं हमारे जो कलाकार हैं उनके जो पात्र हैं उनके अभिनय को भी देखने का मौका मिलता है। और आज पता चलता है कि कितना श्रद्धालु रामला मंचों के माध्यम से कितना आस्था रखता है। जब प्रदेश में हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो हमने जो रामलाओं को 25 साल हुए थे, 50 साल या 75 साल, और जो रजिस्टर्ड थी उनको अनुदान देने का काम किया था। मसूरी के सर जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र से पर्यटन विभाग द्वारा हिमालय दर्शन नाम से हेली सेवा का शुभारंभ किया गया था, जिसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने से वहां मौजूद जंगली जानवरों और पशु पक्षियों को भारी परेशानी हो रही है और क्षेत्र में इस हेली सेवा को बंद किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जिला परिषद अधिकारी के खिलाफ लिखित तहरीर देकर हेली सेवा को बंद करने की मांग की है और हेली सेवा बंद न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। कल वहाँ पर जाके विरोध किया था और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर ये हेली सेवा चले, क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इको सेंसिटिव जोन है और किस प्रकार इनको इन विभागों से अनुमति मिली हमें ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वहाँ पर इतने जंगली जानवर हैं। लोग पर्यटक जो है दूर दूर से बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं, परंतु ये हेली सेवा चलने से सब जो है जानवर वहाँ से भाग जाएंगे डर के मारे और जितने भी पशु पक्षी हैं वो भी वहाँ से उड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे तकरीबन। तो हम चाहते हैं कि ये हेली सेवा यहाँ पर नहीं चलनी चाहिए, अन्य स्पोर्ट्स जो है चलते रहें, परंतु हेली सेवा जो है बंद होनी चाहिए। इसका जो शोर है उससे जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं और उनके जो जानवर हैं जो उन्होंने गाय वगैरह पाल रखी है वो भी इधर उधर भाग रही हैं और 1-2 गायों की तो डर के मारे और पहाड़ से गिर के मृत्यु भी हो चुकी है। खबर चंपावत से है, जहां टनकपुर खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा हो गया, जहां अनियंत्रित होकर एक कार खाई में गिर गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार सवार घायल तीनों युवकों को अस्पताल में भर्ती किया, जहां 2 को गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। 7:30 बजे 3 युवकों को हमारे आकस्मिक कक्ष में लाया गया और उनका एक्सीडेंट हुआ था। हमने प्राथमिक उपचार किया और उसके साथ जांच करने में पाया 2 युवकों के हेड इंजरी लग रही, जिसके लिए हमने उन्हें सुशीला तिवारी हल्द्वानी रेफर किया है। वहीं तीसरे युवक की हालत थोड़ी सही है, उसे यहीं पर रखकर इलाज करेंगे। ये लगभग सीएम धामी ने 2025 तक देवभूमि उत्तराखंड को ड्रग फ्री करने का संकल्प लिया है, जिसके चलते पुलिस का नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। बता दें कि देहरादून में रायपुर और कोतवाली ऋषिकेश क्षेत्र से बड़ी मात्रा में चरस और गांजा बरामद किया गया, जिसमें रायपुर थाना क्षेत्र से 2 किलो चरस के साथ 1 आरोपी और ऋषिकेश से 5 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रायपुर पुलिस ने एक अच्छा काम किया है। उन्होंने एक मुलजिम है गुलजार, ये मिर्ज़ापुर का रहने वाला है, इसके पूर्व भी आपराधिक इतिहास है। इससे 2 किलो गांजा बरामद किया है, 2 किलो चरस बरामद किया है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत जो है 5 लाख रुपया है। इसका पूर्व भी आपराधिक इतिहास है, जगाधरी हरियाणा में और मिर्ज़ापुर में, ये पहले भी जेल जा चुका है। और इसको इस पूरी टीम को, रायपुर की टीम को मैं 10,000 रुपये की घोषणा करता हूँ। इसी प्रकार से ऋषिकेश पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति हैं, सपेरा बस्ती रायपुर के रहने वाले हैं, ये अभियुक्त जगनू और शाकिर, इनसे क्रमशः 2.7 और 2.3 केजी गांजा लगभग ये जो है 5 किलो है, 5 किलो का गांजा बरामद किया है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 2.5 लाख रुपया है। और इस टीम को भी मैं 5,000 रुपये की घोषणा करता हूँ, कैश अवार्ड की घोषणा करता हूँ। इन दोनों घटनाओं में 7.5 लाख की जो है जो NDPS है, ये हमारी टीम ने बरामद किया है। ऋषिकेश आबकारी विभाग की टीम ने गुमानीवाला के रूसा फार्म से 2 महिला शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनके कब्जे से 65 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। पूछताछ करने पर महिला शराब तस्करों का धंधा करने से इनकार करती हुई नजर आई, तो वहीं आबकारी विभाग ने महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश करने के लिए भेजा जाएगा।
अल्मोड़ा के प्रसिद्ध दशहरा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। महोत्सव को लेकर दशहरा महोत्सव समिति इन दिनों तैयारियों में जुटी हुई है। दशहरा समिति ने कहा कि 2 साल से कोरोना संक्रमण के चलते महोत्सव संक्षिप्त रूप से बनाया गया था, लेकिन इस बार महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार करीब 22 पुतलों का निर्माण किया जा रहा है और महोत्सव को खास बनाने के लिए इस बार दुबई से ऑर्केस्ट्रा बैंड बुलाया जा रहा है। थोड़ा उससे नहीं मिल सकी, 2 साल तो हम ये चीजें कर ही नहीं पाए, उससे वो क्रम ही टूट गया। सही को लेकर के हमारी लड़ाई हो रही है। होता क्या है कि मेले का जो हमारा लोग जो गांव से आते हैं कुछ खरीदारी करते हैं। अल्मोड़ा का दशहरा हर साल ही भव्य रूप से मनाया जाता है और अपने अनूठेपन और विविधता के कारण देश विदेश में प्रसिद्धि है। इस वर्ष भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 20-22 पुतलों का निर्माण हो, उनका भव्य जुलूस निकाला जाए और स्थानीय स्टेडियम में भव्य आतिशबाजी के साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें इस बार हम लोग दुबई से एक ऑर्केस्ट्रा बैंड बुला रहे हैं, जिससे कि एक अलग तरीके का संगीत माहौल हमारे शहर के लोगों को मिल सके। और बच्चों का एक प्रोग्राम है, स्कूल की लड़कियों का डांस प्रतियोगिता होगी और पुतलों पे और इस डांस प्रतियोगिता पे आकर्षक इनाम हमने रखे हैं नगद। जसपुर में स्थित माता काली मंदिर से यात्रा निकाली गई। यात्रा में बैंड बाजे ढोल नगाड़े के साथ हवन यज्ञ किया गया और शंकर पार्वती की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। यात्रा का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान माता रानी का आशीर्वाद लेकर लोगों ने प्रसाद भी ग्रहण किया। हमारी ये काली माता का डोला हर वर्ष निकलता है साथे में और ये डोला काली मंदिर से शुरू होकर मुख्य स्थानों पर होता हुआ और अपने ही काली मंदिर पर जाकर समाप्त होता है। इसके अंदर माँ काली का हवन होता है और माँ काली का गुणगान होता है और सभी हर्ष और उल्लास से पूरा नगर इसको मनाता है। काली के मंदिर पर पूरे नवरात्र सारे श्रद्धालु जाकर वहाँ पर माथा टेकते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं। माँ उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करती है और ये जो डोला निकलता है इस डोले का शांति का प्रतीक है और ये डोले से हवन से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। हरिद्वार जिला कारागार में चल रही रामलीला के दौरान खास नजारा देखने को मिला। रामलीला में निकाली गई राम की बारात में कैदियों के साथ साथ पुलिस ने भी जमकर डांस किया। कैदियों को मस्ती में डांस करते देख वर्दी वाले बंदी रक्षक भी ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरके। चंपावत के टनकपुर में गांधी मैदान में भव्य रामलीला आयोजित हुई, जिसका आयोजन नवयुवक रामलीला कमेटी की ओर से किया गया। आपको पता है, रामलीला में सीता हरण, जटायु वध और सबरी कथा की सुंदर प्रस्तुति से सभी लोग भाव विभोर हो गए। इस दौरान बच्चों के लिए झूले और स्टॉल भी लगाई गई और साथ ही राजस्थान से आए ऊंट की सवारी ने लोगों का मन मोह लिया। कोई बड़ा बैठेगा क्या? तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।